नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड के स्टेनोग्राफर, व्यक्तिगत सहायक या अनुवाद सहायक तथा उत्तराखंड के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। सिर्फ उत्तर ही नहीं बताएंगे बल्कि हर प्रश्न के पीछे का सही तर्क भी समझेंगे, ताकि यदि इसी प्रकार के अगर प्रश्न आने वाली परीक्षा में पूछा जाए तो आप बिना किसी भ्रम के सही उत्तर दे सकें। याद रखिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का सबसे बड़ा जो मंत्र होता है दोस्तों, वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का गहन अभ्यास, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से हमें परीक्षा का स्तर, प्रश्नों का पैटर्न और महत्वपूर्ण टॉपिक्स का पता चलता है। इसलिए मेरी आप सभी से एक ही छोटी सी विनती है कि वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिए। एक एक जो प्रश्न है वो ध्यान से समझिए, क्योंकि हो सकता है कि आज जो प्रश्न हम हल करेंगे उसी प्रकार का प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में देखने को मिल जाए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको पहले से पता है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और दूसरे विद्यार्थी को भी सीखने का अवसर मिलेगा। तो अब बिना समय गवाए अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लीजिए और शुरू करते हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र और संपूर्ण समाधान बिल्कुल आसान भाषा में और विस्तार से। ये सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी प्रीवियस ईयर उठाकर भी देख सकते हो कि है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे बोलने पर ही आप विश्वास करो, आप खुद भी देख सकते हो कि रियल में अगर ये सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ये सामान्य हिंदी का पैटर्न है। इसके बाद आपका उत्तराखंड का आने वाला है, तो मैं आपको सब बताने वाला हूँ ढंग से। 1/3 जो 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग है। 100 नंबर का आपका एग्जाम, ये तो आपको पता है, वनडे में 2 घंटे का पेपर, ये भी आपको पता ही होगा। सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य व्यंजन है? तो मूर्धन्य जो ध्वनि है वो कौन सी है? तो मूर्धन्य ध्वनि है इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ट वर्ग। टॉ ठॉ ढॉ 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 तथा री सौ का उच्चारण मूर्धा से होता है। तो ट वर्ग दंत्य या चौ तालव्य और प वर्ग ओष्ठ ध्वनियां होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको स्वर व्यंजन पता होंगे पूरे, तो जैसे आप व्यंजन से शुरू करोगे तो क से शुरू करोगे तो क ख ग च छ ज ज, और फिर उसके बाद जितने भी यहाँ पर आते हैं तो जो पहला उनका सबका वर्ण होता है ना, तो ये क्या होता है? कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, इस प्रकार से ये होते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने सीक्वेंस बना दी कि सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि कंठ कहाँ पे है या दंत्य कहाँ पे, ओष्ठ कहाँ पे है, ये क्या। तो एक अगर सीरियल से आप याद कर लोगे, फिर यहाँ पे अगर वो लिख लोगे आप स्वर व्यंजन ढंग से एक बार, तो आपको ये पूरे यहाँ से क से लेकर लास्ट तक ये याद हो जाएंगी। ठीक है, इससे आपको ये ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं होगी कि किस वर्ग में क्या है। एक बार आप अगर ये याद कर लोगे, और आपको ये याद करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा बन रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्थान का मतलब होता है ऊपर उठना। ठीक है, वैसे ही उठना का क्या होगा? पतन, बिल्कुल पतन हो सकता है, और अवनति तो नहीं हो सकता है, विनाश भी बिल्कुल नहीं हो सकता है, और अधोगति भी नहीं हो सकता है। इसका जो सही आंसर होगा, उठने का गिरना समझ लो, नीचे गिरना। ठीक है, तो उत्थान का पतन सही विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये प्रश्न। और देखो, ज्यादातर लोग इसको करेंगे अगर, तो संध्या और रात्रि के बीच के समय को लोग ज्यादातर सायंकाल ही लगाएंगे। अगर जिन्होंने डीप और ढंग से पढ़ा होगा तो वो ही यहाँ पे गोधूली लगाएंगे। ठीक है, तो सूर्यास्त और रात्रि के बीच का समय जब गाय चरकर लौटती हैं तो उसे गोधूली कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, तो सही आंसर आपका क्या है? गोधूली। ठीक है, तो गोधूली इसका सही आंसर है। एक बार ढंग से और ध्यान से देख लो। संध्या कह रहा है और रात्रि, तो संध्या से और रात्रि के जो बीच का जो समय होता है ना, तो उसे कहा जाता है सायंकाल, तो शाम के टाइम को बोलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ये इसका सही आंसर गोधूली लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है पवन। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अब पवन का सबसे पहले आपको स्वर व्यंजन संधि विच्छेद संधि सब पता होनी चाहिए, उसी से आप ये कर सकते हो।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ से भी देखोगे तो यहाँ से सिर्फ आपका, अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होगा तो यहाँ पर सिर्फ आपको अंदाजा आएगा, और सिर्फ आप पेपर देने जाओगे तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जाओगे कि हाँ यार कि ऐसा आता था, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही वीडियो में पहले बता दिया है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो ये करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ से आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। और ऐसा है, इस बाय चांस अगर आ भी गए, इससे 1-2 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे इस सेट से, ठीक है। लेकिन ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है कि वहां आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फिर अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। अब यहाँ तो जैसे यहाँ पवन है, वहां नयन आ गया, तो फिर क्या करोगे, तब तो बिल्कुल संधि चैन ही हो जाएगी। तो इसलिए पहले सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। और अगर जिन्होंने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, कम टाइम है, तो वो रिवीजन के लिए भी और थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए देख सकते हैं, अगर पहले पहले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे मैंने आपको बता दिया है कि कब आपको मॉक टेस्ट शुरू करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोधन अन। दोस्तों इसमें अयादित स्वर संधि है। मैंने आपको कहा था कि अगर आप हिंदी की क्लास चाह रहे हो तो आप कमेंट में जरूर बताना, लेकिन कोई भी कमेंट आया नहीं तो हमने भी क्लास शुरू नहीं करवाई। हम आपको इस प्रकार की ट्रिक बता देते, अयादित संधि, स्वर संधि, संज्ञा, सर्वनाम, आपको सब ट्रिक के माध्यम से सब अच्छे से पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, आप ये भी ढंग से कर दोगे, आपको सफलता मिल जाएगी, वही सबसे बड़ी बात है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न आपने देखा होगा, पटवारी परीक्षा में इस बार बन रखा था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कवित्री, ठीक है। तो आयोग यूके त्रिपल यूकेपीएससी द्वारा बार बार पूछे जाने वाला मानक को शुद्ध रूप ये है। इसको ढंग से देख लो दोस्तों, इसकी कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कंफ्यूज हुआ ही जा रहा है इसमें, ठीक है। एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप। अच्छा, अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है दोस्तों। तो यथाशक्ति में दोस्तों आपका अव्ययभाव समास है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिस समास का पहला पद अवयव उपसर्ग यहाँ यथा हो और वही प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, ठीक है। यथाशक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का मतलब होता है कि शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है दोस्तों। तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका दिनकर, भानु और आपका अर्क है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों, वो है आपका हिमांशु। और हिमांशु किसका पर्यायवाची है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता वहां हिमांशु ही आ गया तो कम से कम 1-2 प्रश्न यहीं से हो जाएंगे आपके सीधे। तो हिमांशु किसका पर्यायवाची है, आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। जबकि अर्क, दिनकर और भानु, आदित्य आदि क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ से भी आपका ये कंप्लीट हो चुका होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है आपका, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। वही पैटर्न, वही प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिन्हें पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। मैंने वही प्रश्न दिए हैं अपने हिसाब से, नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए। मेरे को दोनों चीजें आपकी देखनी है, जो आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही हो। इसी से जैसे मैंने आपको इसी का बता दिया, इसी से 2 क्वेश्चन बता दिए, तो दोनों के दोनों में से कोई भी आ सकता है। आने की संभावना तो पूरी है, क्योंकि सूर्य के पर्यायवाची काफी उसमें आते हैं। क्या पता हिमांशु का आ गया, तो दोनों के दोनों में से कोई भी बन सकता है। यहाँ पे आपने थोड़ा ये भी देख लिया कि अर्क, दिनकर, भानु आया, जो आदित्य है ये क्या है, सूर्य के पर्यायवाची, तो इससे आपको काफी हेल्प होने वाली है। अंगूठा दिखाने मुहावरे का दोस्तों सही अर्थ होता है कि समय पर धोखा देना, ठीक है, अर्थात मना करना। अगर आपका कहीं पर अर्जेंट काम पड़ गया और आपने अपने दोस्त को बता दिया कि भाई अर्जेंट आना है तुम्हें, और उसने तुम्हें मना कर दिया, तो उसी का मतलब होता है अंगूठा दिखाना। तो ऐन वक्त पर किसी भी काम के लिए स्पष्ट रूप से इनकार कर देना अंगूठा दिखाना कहलाता है। अगला प्रश्न है जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता जो बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। वह तेज दौड़ता है। अब दोस्तों तेज क्या है इसमें और क्रिया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले दौड़ना है, तो दौड़ना क्या है, आपकी क्रिया है। लेकिन तेज क्या है, आपका तेज उसकी विशेषता बता रहा है कि दौड़ कैसे रहा है, कि तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। अगर आप इसकी क्लास के लिए कमेंट करते, मैं आपको इसी तरीके से अच्छे ना 10 दिन में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देता, क्योंकि मैंने आपको फास्ट रिवीजन और स्मार्ट स्टडी तरीके से कराना था। लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं, तो फिर ऐसा ही हुआ ये, ठीक है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न आया आपका, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अनुपसर्ग।
ठीक है, अन प्लस एषण से बना है अन्वेषण, यानी संधि इसमें है। और इस तरह से दोस्तों आपका मैंने ये सेट एक करवा दिया है। इसके बाद मैं आपके लिए एक अगला सेट लाऊंगा, उसमें भी हिंदी के सभी प्रश्न करवाने के बाद आपको फिर उत्तराखंड का अगला सेक्शन शुरू कराएंगे। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक जल्द पहुंच पाए। धन्यवाद।